यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, करना चाहते हो, स्टार्ट भी नहीं किया है, स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो, ये वीडियो को आखिर तक देखना। एक सेकंड भी स्किप किया तो यू विल बी इन लॉस। तो एक सेकंड भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मिथ्स गोइंग अराउंड द यूपीएससी प्रिपरेशन, और इन मिथ्स को मैं बर्स्ट करूंगा फॉर यू एक एक करके। सबसे पहले तो देन आई विल डिस्कस द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ योर यूपीएससी जर्नी, यूपीएससी प्रिपरेशन। ये 3 पिलर्स अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जैसा बोला कि यू आर इन लॉस। ये 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई विल ऑल्सो टेल यू हैव यू स्टार्टेड इन अ राइट ऑर्डर, क्या आपने राइट ऑर्डर में स्टार्ट किया भी है या नहीं किया है। यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन और योर प्रिपरेशन इज अ डायरेक्शनलेस। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन सी आर टीज, एन सी आर टी कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, कैसे एन सी आर टीज पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। देन मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा हाउ टू डू रिवीजन, एक्चुअल में रिवीजन करते कैसे हैं, क्या तरीका होता है रिवीजन करने का। आई विल टेल यू दिस इन डिटेल। देन $1 million क्वेश्चन, शुड आई ज्वाइन एनी कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम और नॉट, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा ये कैसे आप इसको जज कर सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो, और आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग सो। देन एट लास्ट वी विल डिस्कस कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते तो हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। तो एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल। वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना, एक भी सेकंड जैसा मैंने बोला स्किप मत करना। सो व्हाट आर द मिथ्स अराउंड द यूपीएससी प्रिपरेशन, जो सबसे पहले हमको बर्स्ट करना है। तो यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई, जितना कुछ है, जितना कुछ चल रही है दुनिया में, हर कुछ चीज़ें आपने पढ़ लेना है, सब कुछ ही पढ़ लेना है। ठीक है, आपको हर कुछ ही पढ़ लेना है। एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेनी है, जियोलॉजी पढ़ लेना है, सोशियोलॉजी पढ़ लेना है, पवाड पढ़ लेना है, जितनी भी चीज़ दुनिया भर की सब्जेक्ट्स है, एनाटोनॉमी पढ़ लेना है, जूलॉजी पढ़ लेना है, मैथ्स पढ़ लेना है, हर कुछ ही पढ़ लेना है। एवरीथिंग अंडर द स्काई, हैव टू रीड एवरीथिंग। ये सबसे पहला मिथ है जो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी का एक बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है और आपको सिर्फ वहाँ तक स्टिक रहना होता है। कैसे रहना होता है इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो उस डिफाइंड सिलेबस तक आपको स्टिक रहना है। यू डू नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई। देन द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिथ, रीड ऑल एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to 12। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्लास 6 से 12 की पूरी एनसीईआरटीज पढ़ जाओ। ठीक है, मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी होती है। आई एम नॉट थिंक एनसीईआरटीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, बट कौन कौन सी पढ़नी है, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़नी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सारी एनसीईआरटीज क्लास 6 से 12 तक पढ़ जाओ? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन नेक्स्ट मिथ इज, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, जा करके देखना, यूपीएससी ईजीएस एग्जाम वाली वीडियो। भाई मैं तो बोल रहा हूँ स्टिल कि डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही ईजी है, कुछ नहीं करना होता, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर इतना ही डिफ़िकल्ट होता ना तो कितने सारे लोग हैं ना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ठीक है, 10-10 साल पढ़ाई का गैप है, जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 6 लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी डिफिकल्ट होता तो ये भी नहीं करते। ठीक है, 8 मंथ्स में प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 44 ले आ रहे हैं। तो अगर इतना भी डिफिकल्ट है तो ये तो रिजल्ट नहीं आता, फिर सबको तो 5-5 साल लगते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम तो मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, बट हाँ बहुत ईजी भी नहीं है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्लियर ना किया जा सके, तो आप क्लियर कर सकते हो। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिठा के रखो। देन यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से आप अपने को आइसोलेट कर लो, एक रूम में खुद को बंद कर लो और फिर तैयारी करो यूपीएससी की। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है खुद को आइसोलेट करने की इस तरीके से। हाँ, यू हैव टू डेडिकेटेडली स्टडी। आप जब पढ़ाई करो तो उस वक्त आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन दिन भर रूम के अंदर बंद रहो और पढ़ते रहो और हर कुछ इग्नोर कर दो, आपको एक मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा।
इस चीज़ को समझो। जो 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको देखो। अगर आपको डेली 8 घंटे 10 घंटे की स्टडी आ रहा है, बैठो पढ़ो, बट उतना ही फैमिली गैदरिंग भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली से मिलो, बातचीत करो। मैं ये नहीं बोलूँगी जाके कि शादियाँ अटेंड करते रहो, वो सारी चीज़ें नहीं, या सोशल मीडिया पे लगे रहो, वो तो आपका टाइम वेस्ट है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट थोड़ा फिजिकल हेल्थ, थोड़ा मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई गेम्स ज्वाइन करो, गेम्स खेलो, ठीक है, बट अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखो। अपने आप को इस तरीके से आइसोलेट मत कर लो कि जब 2 साल बाद अपने कमरे से बाहर निकलो तो पूरे शरीर में बीमारियाँ हो। तो यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। देन द लास्ट मिथ, यू नीड टू शिफ्ट टू दिल्ली इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। दिल्ली में जो एस्पिरेंट रह रहे हैं उनकी कंडीशन देख लो एक बारी। लाइफ ऑफ ORN मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जाना है स्क्रॉल करना, वहाँ जाकर देख लेना दिल्ली की क्या कंडीशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिल्ली जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो आप आराम से स्मार्टली पढ़ सकते हो, आराम से स्मार्टली तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज कोचिंग की बात करेंगे, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर में बैठ करके भी तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास सिंपल सा इंटरनेट और सुविधा है, टैबलेट या लैपटॉप है, सिंपली आप पढ़ सकते हो, बहुत आराम से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये सारे मिथ हैं क्यों भाई? ये मिथ सिर्फ इसलिए है कि इस जो है ना एग्ज़ाम की हाइप क्रिएट करने के लिए, इस एग्ज़ाम के बारे में हाइप क्रिएट करने के लिए, एग्ज़ाम की ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए कुछ सीनियर्स हैं, है ना, और कुछ इम्पोर्टेंट टीचर्स भी हैं जिन्होंने ये बना रखा है। ये हाइप क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें, ये मिथ जो है फैला रहे हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स है, लास्ट वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वो भी जाके तुम देख सकते हो कि लोगों ने किस सिचुएशन में एग्ज़ाम को क्लियर किया है, ठीक है। मैं जो भी वीडियोस बता रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो आई एम जो सेइंग उसको ध्यान से समझो कि ऑल दीज मिथ्स आर जस्ट टू क्रिएट हाइप, ओके। द नेक्स्ट कि व्हाट दीज मिथ्स आर डूइंग, ठीक है। तो देखो अभी ना क्या है कि आपकी हाल ऐसी है, लाइक दिस एलिफेंट। मैं बताता हूँ क्या है। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, तो क्या करते हैं ना, उनके पैर पे ये लकड़ी की ये जो खूंटी होती है, इसके पैर बांध देते हैं, ठीक है। जो महावत होता है, जो केयर टेकर होता है हाथी का, एलिफेंट का, वो उसका एक पैर ऐसा बांध देता है, ठीक है, इस जंजीर से, जब छोटा होता है। हाथी जब बड़ा हो जाता है बहुत, ठीक है, उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल रहता है कि वो चैन क्या, ये पूरा ये लकड़ी उखाड़ के फेंक सकते हैं। इतना पोटेंशियल होता है ना, आपको पता है ना ये क्या बिगाड़ेगी। लेकिन फिर भी वो नहीं उखाड़ पाता है, नहीं कर पाता है। पता है क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसको बता दिया गया, उसको ये बचपन से दिखा दिया गया क्या कि भाई ये तुम बंधे हुए हो, तुम नहीं छूट सकते। वो मेंटली जो है ना, वो उस जंजीर में बंधा हुआ है, फिजिकली नहीं, मेंटली, ठीक है। और ये जो मिथ्स है, जो अभी मिथ्स हमने बात करी है ना, इसने आपको मेंटली इस जंजीर में बांध दिया है, ठीक है। तो पहले तो इस जंजीर को तोड़ो, ठीक है, इन जंजीर को तोड़ो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो अपने थॉट्स में, इन जंजीर को तोड़ो और अपने पोटेंशियल को पहले रियलाइज़ करो, ओके। अपने पोटेंशियल को रियलाइज करो, अपने बेस्ट पे वर्क करो, ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू स्टार्टेड इन अ राइट ऑर्डर? क्या आपने सही ऑर्डर में शुरू किया है या नहीं किया है? तो देखो द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि ना, द मेन प्रॉब्लम इज कि दो यू आर सेइंग कि हाँ आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आपको UPSC क्लियर करना है, लेकिन यू आर नॉट स्टडिंग इन द मैनर इट इज़ नीडेड। जो एक ज़रूरत है, एक जो तरीका है पढ़ने का, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, ठीक है, तो क्या वो तरीका है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो उसको आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो उस तरीके से जिस तरीके में ज़रूरत है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। आपको क्या करना है? रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहली और सबसे बढ़िया चीज़ है टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो।
अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है, क्योंकि रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रीड द बुक्स, केवल वीडियो लेक्चर्स देख करके नहीं होता है, यू हैव टू रीड द बुक्स। ठीक है, तो कैसे होगा, तो आप स्टार्ट करो न्यूज़पेपर के साथ। एंड आई एम डैम श्योर कि शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कौन सा पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं समझ आएगी। बट यू हैव टू स्टार्ट। क्यों स्टार्ट करना है, करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें बाद में हटाओ, क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से बेस्ट कुछ नहीं है ना, स्टार्ट करने के लिए। तो आप क्या पढ़ सकते हो, मैं आपके लिए थोड़ा इजी करता हूँ। यू हैव टू रीड द एडिटोरियल, ओपिनियन और एक्सप्लेन्ड सेक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन्ड हिंदू में भी आता है और इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है। एडिटोरियल पढ़ना है, ओपिनियन पढ़ना है, दैट्स इट। सिर्फ आपने इतना पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एडिटोरियल, ओपिनियन और एक्सप्लेन्ड सेक्शन। ठीक है, नोट मेकिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। यू डू नॉट हैव टू डू नोट मेकिंग। इस चीज़ को बहुत अच्छे से केयरफुली समझना कि आपने नोट मेकिंग न्यूज़पेपर से बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो पहली चीज़ क्या हुई कि डेवलप द रीडिंग हैबिट, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना है इफ़ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। देन द सेकेंड थिंग, हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप दोनों एक बार ट्राई कर लो, एक एक करके। पढ़ना कोई एक ही है। ठीक है, पढ़ना आपने कोई एक न्यूज़पेपर ही, जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र करता था, मेरे को वो अच्छा लगता था क्योंकि कम जगहों पे ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, और काम की चीज़ें मिल जाती थी। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको रीडिंग की हैबिट लग जाए उसलिए। देन द सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम NCERTs। अब आपको NCERT से क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, तो पहली बात तो सारे NCERTs आपको नहीं पढ़ने हैं। यू डू नॉट हैव टू रीड ऑल दी NCERTs। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। दूसरी चीज़, आपने NCERTs के नोट्स नहीं बनाने हैं। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट दी नोट्स ऑफ NCERT। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था स्किप मत करना, ध्यान से देखना, नॉर्मल स्पीड पे देखना। क्या, नोट मेकिंग आपने नहीं करनी है NCERT से। ठीक है, द सेकेंड थिंग। एंड द लास्ट थिंग, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, अब NCERT आपको पढ़ना क्यों है, फॉर एग्जाम्पल कि मान चलो आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ऑलरेडी, तो आप NCERTs दोबारा जाके क्यों पढ़ोगे। आप ग्रेजुएशन अपना कर चुके हो, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, आप ऑलरेडी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, तो दोबारा से NCERTs पढ़ने की क्या ज़रूरत है आपको। क्यों, क्योंकि सब बोल रहे हैं NCERT पढ़ो NCERT पढ़ो, तो फिर से हम NCERT से शुरू करेंगे। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। NCERT उनके लिए है ना जिनका दूर दूर तक ह्यूमैनिटीज़ से कोई वास्ता ही नहीं है, उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो वो बेसिक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, कि सिर्फ आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए सब्जेक्ट मैटर की, कि भाई सब्जेक्ट है क्या, समझ रहे हो। तो यू जस्ट हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड, दैट्स इट। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट नोट्स। बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स नहीं बनाने और सारे NCERTs नहीं पढ़ने। कौन कौन से NCERTs पढ़नी है, कैसे करनी है, मैंने क्या बोला, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, मैं ज़रूर बना दूंगा वीडियो कि कौन कौन सी NCERTs पढ़नी है, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर अच्छे से डिटेल में बता दूंगा क्या क्या कौन कौन से NCERTs आपने पढ़नी है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ UPSC प्रिपरेशन। द वेरी फर्स्ट पिलर इज सिलेबस। ठीक है, कैसे करना है सिलेबस, कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सिलेबस। द सेकेंड पिलर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस अभी नीचे बात करेंगे। एंड द थर्ड पिलर इज स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में, किस तरीके से रिवीजन करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है जो आप मिस नहीं कर सकते। अब ये पिलर्स कैसे वर्क करते हैं, तो पहला सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में एक एक वर्ड जो मेंशन्ड है आपको उसका आइडिया होना चाहिए। UPSC के सिलेबस में जो एक एक वर्ड मेंशन्ड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कैसे, एक एक वर्ड को आप सिंपली जाके गूगल टाइप भी कर सकते हो। एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है ना, कि एक एक जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक, जैसे आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करो, सिंपली जाओ गूगल पे टाइप करो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया UPSC, जो आया। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ
एक एक वर्ड जो मेंशन है उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मतलब क्या, आपको नोट मेकिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ समझना है कि आखिर सिलेबस का मतलब क्या है। अब आर्किटेक्चर बोल रहा है तो कहाँ से क्या पढ़ना है मेरे को, समझ लो। एक डिफिनीशन बस लेना है, 3-4 लाइन का डिफिनीशन देखो, समझो कि बोलना क्या है, बोल क्या रहा है, सिलेबस कह क्या रहा है। अब आप बैठ करके सबके नोट्स मत बनाना शुरू कर देना, बस पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि भाई सिलेबस बोल क्या रहा है। तो आपको एक एक वर्ड जो मेंशन है सिलेबस में उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ सिलेबस के साथ क्या करना है, आपको प्रिंट करके उसको हमेशा अपने साथ रखना है, या तो आपके फ़ोन में हो या तो आपके टेबल पे। शुड बी ऑलवेज विथ यू लाइक योर फैमिली। जैसे आपकी फैमिली आपके साथ रहती है उस तरह आपका सिलेबस आपके साथ होना चाहिए। देन दोनों ही सिलेबस बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी सिलेबस के एनालिसिस दे रहा हूँ अपने चैनल पे, है ना। जाना GS 1 का मैंने दे रखा है, GS 2, 3, 4 अभी मैं सब दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, इन दोनों की बराबर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या, पहला क्या, ईच वर्ड मेंशन इन सिलेबस उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की होनी चाहिए। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक UPSC एस्पिरेंट हमेशा मिस ऑन कर देता है, जहाँ हमेशा आप मिस करोगे। आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इग्नोर करते हो, आप सीधे पॉलिटी उठा के पढ़ना शुरू कर देते हो लक्ष्मीकांत और सोचते हो IAS बन जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं बनोगे। सुनो कैसे करना है। PYQ से आपको एग्ज़ाम के नेचर के बारे में पता लगेगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, द एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में पता लगेगा फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस किया है। UPSC प्रिडिक्टेबल वाला जो वीडियो है उसको जाकर देखना अगर नहीं देखा तो, उसमें मैंने मेंस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और प्रीलिम्स भी मैं करूँगा, प्रीलिम्स भी मैं करूँगा, ठीक है। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग फॉर प्रीलिम्स, बहुत बढ़िया मैं प्लान कर रहा हूँ, लेक्चर सीरीज एवरीथिंग। तो प्रीलिम्स के लिए भी मैं करूँगा, क्योंकि ये दोनों के लिए ही उतना ही रेलिवेंट है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने तो ऐसे मेंस के क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, मैंने दिखाया भी हुआ है ये वीडियोज़ में। देन व्हाट एंड हाउ टू स्टडी, ये आपको बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएगा। तो आपने सिंपली करना क्या है, पहले सिलेबस निकाला, सिलेबस पे जैसे आर्किटेक्चर आपने टॉपिक देख लिया, अब आर्किटेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया, आंसर नहीं करना है, सिर्फ गो थ्रू करो, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर टॉपिक पढ़ना शुरू करो, फिर देखना पता है क्या होगा, कि आप खुद से आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे कि अरे हाँ ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, ये पॉइंट देखा था, ये देखा था, ये देखा था। तो आपको ये पता लगेगा कि आपको नोट मेकिंग किस चीज़ की करनी है, किस तरीके से आपने नोट्स बनाना है। ऐसे स्ट्राइक करेगा ना कि यार ये चीज़ सिलेबस में थी, है ना, ये चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थी, इसको मेरे को लिख लेना चाहिए। तो इस तरीके से नोट्स बनाना भी ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट थिंग, स्टैंडर्ड सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्टैंडर्ड सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग कैन रिप्लेस इट, कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी मटेरियल कुछ भी स्टैंडर्ड सोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो स्टडी मटेरियल स्टैंडर्ड सोर्सेज से बनाया गया हो, ठीक है। तो नथिंग कैन रिप्लेस इट, मैं बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड सोर्सेज आपने करना ही करना है। स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या होता है, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, है ना, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत हो गया, ये सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज है ना, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन स्टैंडर्ड सोर्सेज इन लिमिटेड मैनर, जो भी आपको सोर्सेज रेफर करने हैं लिमिटेड, मतलब क्या, रिवाइज वन सोर्स फॉर 10 टाइम्स, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स 10 बार, रादर 10 सोर्सेज फॉर 1 टाइम। अब 10 सोर्सेज आप एक बार में पढ़ो नहीं, सिर्फ एक सोर्स रिवाइज करना है 10 बार। फेथ रखना है अपने सोर्स पे, क्योंकि सोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक सोर्स 10 बार पढ़ना है। देन प्रायोरिटाइज द हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो। मतलब क्या, कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है कवर करने कि वो आपके 20-30% के एफर्ट्स लेंगे और आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स ला करके देंगे, ठीक है। कैसे सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स है, जो आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, बोलते हैं ना मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। तो अगर मेजर सब्जेक्ट्स आपके रेडी है तो माइनर सब्जेक्ट अपने आप समझ जाएगा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपके मेजर सब्जेक्ट्स रेडी है तो गेम मेजर सब्जेक्ट्स का है। तो मेजर सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो, उसको बहुत थरेली, बहुत अच्छे से करो, उस चीज़ को अपने प्रायोरिटाइज करना ही करना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, स्टैंडर्ड सोर्सेज तो पढ़ लिया, अब रिवाइज कैसे करेंगे। तो आपको रिवीजन करना है थ्रू आंसर राइटिंग, मीन्स के लिए, एमसीक्यू सॉल्विंग, प्रीलिम्स के लिए। अब कैसे करोगे, कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी बहाने से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन होगी और ढंग से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लोगे थ्रू आंसर राइटिंग। ऐसे ही होता है रिवीजन, जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, नेक्स्ट डे उसको या 2 दिन के बाद उसको रिवाइज किया और फिर उस पर आंसर लिख लिया, डन एंड डस्टेड। या उस पर जैसे मान चलो आज आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, तो आर्ट एंड कल्चर पे जाकर के किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी 5 क्वेश्चन निकाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 10 क्वेश्चन निकाला, उसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से होता है रिवीजन। बैठ करके बार बार बुक लेकर के ऐसे बैठ करके 2-2 घंटे रटने से रिवीजन नहीं होता। रिवीजन होता है या तो थ्रू आंसर राइटिंग या थ्रू एमसीक्यू सॉल्विंग। आपको ऐसे ही रिवाइज करना है, इससे आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और एमसीक्यू सॉल्व करने की क्षमता भी आएगी। किस तरीके से आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्या पैटर्न है जो यूपीएससी पूछता है, क्या लॉजिक है जो आप यूज़ करते हो एग्जाम में। नहीं तो फिर बाद में एंड में आप भी वही बोलोगे कि ये लॉजिक वर्क नहीं करता, लॉजिक वर्क नहीं करता। तो आप वो ना बन करके आप लिस्ट में रहो, मैं चाहता हूँ, ठीक है। वो लूजर्स होते हैं, आप विनर रहो, ठीक है। सब कुछ वर्क करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आई नो, ठीक है। तो बहुत घिस घिस के यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब, वरना आप इलॉजिकल मोड में रहोगे पूरे टाइम। तो ये आपने करना ही करना है, ओके, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट थिंग, शुड आई ज्वाइन एनी कोचिंग कोर्स और मेंटोरशिप और नॉट, ठीक है। तो पहली चीज़ तो एक चीज़ समझना, ओनली वॉचिंग कोचिंग वीडियोज़ विल नॉट वर्क। कोचिंग की केवल वीडियोज़ देख लोगे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। कैसे, क्या काम करेगा, तो दो यूल गेट सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, वो वीडियो देख लेने से आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, लेकिन 4 मैट्रिक्स हैं जिन पे आपको किसी भी कोर्स को, किसी भी मेंटोरशिप को जज करना है, चाहे कोई भी आप कोर्स, कोई भी मेंटोरशिप ले रहे हो, ठीक है। क्या क्या, पहली बात, सिलेबस का और पीवाईक्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस वहाँ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस हो। देन जो सिलेबस का कवरेज है वो पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आपके हाई यील्डिंग थीम्स पे ज़्यादा फोकस हो। एक एक लाइक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए पीपल आर टेकिंग 90 and 100 लेक्चर्स, जो कि ज़रूरत भी नहीं है। एक एक सब्जेक्ट के लिए 90 लेक्चर्स, 100 लेक्चर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों वो होता है मैं बताता हूँ, जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग या पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग जब नहीं करते ना सब सिलेबस कवर, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। देन क्या, क्रिस्प नोट्स और स्टडी मटेरियल, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके नोट्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर रहे हो तो उनका स्टडी मटेरियल ज़रूर देखो ज्वाइन करने से पहले। देन गेट इनफ रिवीजन टाइम, जब एंड हो आपका बैच तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा वक्त मिलना होना चाहिए। अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है फॉर रिवीजन, मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब आपका कोर्स एंड हो तो आपको रिवीजन के लिए वक्त नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि केवल वीडियोस देख करके और क्लासेस जा करके आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। आपको रिवीजन चाहिए होगा। ज़्यादा डिटेल में देखना है, जाना, मेरा फेक मेंटोरशिप वाला वीडियो है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, स्क्रॉल करोगे थोड़ा आपको मिल जाएगा, जा करके उसको देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, या एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। देन आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते तो सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो सेल्फ स्टडी देखो, सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान चलो मेंटोरशिप ये सब ज्वाइन करते हो तो आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं, आपकी कॉपी रिव्यू के लिए रहता है सिस्टम, आपको डेली क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी जहाँ आप लैग कर जाते हो,
ठीक है। उसी कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग जो फ्री बैच हमारा चल रहा है, बैच ऑफ 2026, उसमें मैं डेली टारगेट्स भी दे रहा हूँ मेंस के लिए कि आपकी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी क्या करना है, डिवाइड योर डे इन डिफरेंट स्लॉट्स। अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करो या अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड करो, 2-2 ढाई घंटे के एक स्लॉट्स बनाओ, ठीक है। कैसे करना है, तो पहला स्लॉट बनाओ कि जिसमें आप जीएस करो, दूसरा स्लॉट बनाओ कि आप मेरे को आंसर राइटिंग करनी है, तीसरा स्लॉट बनाओ मेरे को अब ऑप्शनल करना है, चौथा स्लॉट बना लिया कि मेरे को करंट अफेयर्स करना है। ऐसे 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, ठीक है। ये आपके 8 घंटे के एक दिन के स्लॉट बनेंगे। दूसरा, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ जो अचीवेबल हो, क्योंकि अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे तो आपको डीमोरलाइज फील होगा, विच इज़ नॉट गुड, जो सही चीज़ नहीं है। तो ऐसा टारगेट बनाओ, छोटे ही रखो, कम ही टारगेट रखो स्टार्टिंग में, बट रियलिस्टिक रखो और अचीवेबल रखो, ठीक है। ऐसा रखो कि आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में उसको कवर कर लो। कंसिस्टेंट रहना उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा टारगेट बनाओ, इस तरीके से पढ़ो कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए ढंग से। ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमी लेकर के ही 5-6 महीने बैठे हुए हो, समझे। देन गिव इक्वल अटेंशन टू बोथ जीएस एंड ऑप्शनल। कुछ लोग क्या करते हैं कि जीएस पढ़ने में इतना बिजी है, पूरे दिन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, ठीक है, कि अपना ऑप्शनल ही मिस कर जा रहे हैं। भाई यही टाइम है ऑप्शनल स्टार्ट करना होगा अपने स्टार्टिंग से। ऑप्शनल इज़ वेरी मस्ट, जैसे मैं बोलता हूँ ना आंसर राइटिंग करने के लिए डे 1 से शुरू करो, वैसे ही ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शनल जो है रैंक मेकर है। कैसे ऑप्शनल की तैयारी करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल, है ना। बस अब यू हैव टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। आई एम देयर टू हेल्प यू। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट।